औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज मैं डॉक्टर हफ्सा फ़ारूक जो जनरल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर और HIV हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए, वो एक तो लेडी डॉक्टर हैं और फिजिशियन, लेडी फिजिशियंस बहुत कम है पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे जो आज के आने के पास मकसद है हमारा वो ये है कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, लोग घर बैठे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ख़वातीन हैं वो सफ़र नहीं कर सकती, वैसे भी सफ़र महंगा, आउट सिटी से आना भी बड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और कुछ सवाल आते हैं हमारे, उनसे डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवाल आते हैं मेरे। IBS बीमारी क्या है, इसकी वजूहात, इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है और किन किन लोगों में ये बीमारी कॉमन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBS बीमारी के मतलब आपने पूछा है। IBS बीमारी, पहले तो इसका नाम जो है, इसका मतलब है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर कोई इरिटेशन होती है जिसकी वजह से जो अलामात इस तरह से आती हैं कि मरीज़ कहता है कि कई दफ़ा जो है मुझे पखाने लगे रहते हैं पतले, और कई दफ़ा वो कहते हैं कि कब्ज़ हो जाती है बीच में, और इसके साथ पेट में जो है वो मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स जिनको कहते हैं हम। और पेशेंट जो है इसके, और एक और बीमारी है IBD, उसमें हम फ़र्क इस तरह से करते हैं कि इस बीमारी में पेशेंट को कभी खाने लग जाते हैं, कभी जो है कब्ज़ हो जाती है, लेकिन पेशेंट की भूख ठीक रहती है, पेशेंट का वज़न कम नहीं होता। और जो इसकी वजूहात है वो एक तो एंग्जाइटी है, बहुत बड़ी रीज़न्स, और जिन लोगों में आपने पूछा कॉमन है, ये एंग्शियस लोगों में, एंग्जाइटी के पेशेंट्स में, स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग देयर एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की हाइपर सेंसिटिविटी हुई होती है, या ओवर थिंकिंग, या इस तरह से जो लोग ड्रग्स लेते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, इसकी बहुत सारी वजूहात केमिकली भी हैं कि जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन से अंतड़ियों तक एक आपका पैगाम लेकर आते हैं कि आपका पखाना किस वक्त आना है, और इस तरह उनमें जो है ना, रब्त में अगर कोई ना रहे तसलसल तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो गया उसके बाद भी ये बीमारी हो सकती है। यही 3-4 वजूहात हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको जब इस तरह के अलामात आएँ, ये IBS हो सकता है। हाँ, IBS में बाज़ औक़ात हमें ख़तरे की अलामात आती हैं जब आपको पेट में कोई गोला सा या मैस महसूस हो, या आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, आपकी भूख कम हो जाए, या आपको खाने के रास्ते खून आना शुरू हो जाए। आप अपने फिजिशियन के पास आएँ और उसका इलाज करवाएँ। अगर वो आपको कोई प्रोसीजर रिकमेंड करता है तो आप इसकी हिदायत को फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो H pylori है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और बाज़ का अगर इलाज कराया जाए तो क्या ये दोबारा भी हो सकता है, और अगर कोई इलाज कराता ही नहीं है तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या नुकसान मरीज़ को हो सकता है? आपने ये पूछा है कि H pylori क्या है। H pylori बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे मैदे में चला जाता है अगर हम बाहर से कोई ऐसा अनहाइजीनिक फूड ले लें, या हम हाथ धोए बगैर खाना खा लें। ये बैक्टीरिया जब हमारे स्टमक में जाता है तो ये बहुत अरसा तक डोरमेंट भी रह सकता है, लेकिन समटाइम जब ये एक्टिव होता है तो ये हमारे स्टमक की वॉल के साथ जो है ना चिपक जाता है, और वहाँ पे ये एक तो छोटे छोटे इरोजन्स या अल्सर्स बनाता है, एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन कराता है। तो जब एसिड, या आम ज़ुबान में जिसको हम मैदे का तेज़ाब कहते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे हमें जलन, तेज़ाबियत, गैस, भारीपन, इस तरह की अलामात आती हैं। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अब तो आज के दौर में इसकी 8 मुख्तलिफ़ किस्म की रजीम्स हैं जिनके ज़रिए हम जो है ना इसका इलाज करते हैं, और इसके इलाज के जो है वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं। एक कोई 10 दिन का है, 10 से 14 दिन के दरमियान हम दवाइयों का कोर्स देते हैं स्पेसिफ़िक। वो दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी हद तक इरेडिकेशन हो जाती है। इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो हम पखाने में एंटीजन का टेस्ट कराते हैं, एक हम ब्लड में एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं। आफ्टर 6 मंथ जो है इनके 1% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से रिकरेंट कर जाए, और 1 साल के बाद 6% चांसेस हैं कि ये रिकरेंस हो सकती है। लेकिन अगेन प्रिवेंशन के लिए यही है कि अनहाइजीनिक फूड नहीं लें, और आप अपना जो रिजीम है उसको प्रॉपर फॉलो करें, और हाथ धो के खाना खाएं। और अगर जो है आप इसका इलाज नहीं कराते हैं तो इससे अल्सर्स हो सकते हैं, जिससे खून की उल्टी, काले पखाने, खून की कमी वगैरह के अलामात, और फिर खुदा न खास्ता मैदे का कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सवाल है, बड़ा सारे लोग पूछते हैं, एक्चुअली ये शुगर है जी, शुगर कुछ मरीज़ों में ज़्यादा हो जाती है, शुगर के मरीज़ हैं,
क्या शुगर के मरीज़ों की शुगर कम हो जाती है या किसी की भी शुगर कम हो सकती है, और इसका वजूहात, इलामात या बचाव थोड़ा मुख्तसर से हमें बताइए। ये बड़ा मोस्टली लोग पूछते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, आपने शुगर कम होने के बारे में पूछा है। बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिन लोगों में शुगर बहुत ज़्यादा होती है उनमें उतना ही शुगर कम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जो एक ड्रग्स हैं जिनको हम सल्फोनाइल यूरियास कहते हैं, और उसके अलावा जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनमें शुगर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और शुगर कम हम कब कहते हैं कि या तो 90 से कम शुगर हो जाए, या फिर बाज़-औक़ात ये होता है कि इवन 100 से भी कम होती है लेकिन पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, पेशेंट कहता है मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, उसको कोई गनूदगी, डिजीनेस, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान आप शुगर फ़ौरन चेक करें। उनको, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको अपनी इंसुलिन की डोजेज़ एडजस्टमेंट ज़रूर आनी चाहिए। आजकल के दौर में हम खुद लर्न कराते हैं कि पेशेंट को इटसेल्फ पता हो, ठीक है, और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग उसको पता होनी चाहिए कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से उसने अपनी कैलोरीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो है, अगर पेशेंट की शुगर कम हो गई है तो उसके पास हमेशा कोई खजूर, कोई कैंडी, चॉकलेट होनी चाहिए, ठीक है। ये शुगर का मरीज़ है, लेकिन अगर शुगर किसी को नहीं है और वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग में है, मतलब है, अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर लिया है, उसने खाया पिया नहीं है, या खुदा ना खास्ता उसको कोई गुर्दों का मसला है, तो या जिगर का मसला है, जैसे जिगर वाले मरीज़ हैं उनमें जो हमारी बॉडी का फ़ैट है उससे जो नॉर्मली ग्लूकोज बनने का मैकेनिज़्म है वो फेल हो जाता है, तो उन मरीज़ों में भी शुगर लो हो सकती है, ठीक है। तो अब उसको बचाव के लिए यही है कि एक तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस चक्कर आ गए, पसीना आ गया, काम कर लिया, उसको इग्नोर कर देते हैं। एक तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी आप ये वाली दवाइयाँ ले रहे हैं इसके साथ आपको ये रीडिंग आ जाए या ये सिम्टम्स आ जाए तो आपके पास कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई ड्राइवर है, हैवी बस ड्राइवर है या इस तरह, तो उसके लिए उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो ड्राइविंग कर भी सकता है कि नहीं। अगर उसको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स हो रहे हैं तो वो तो अपने लिए भी ख़तरा है और लोगों के लिए भी। और जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों तो दोबारा अपने फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपनी डोजेज़ एडजस्ट करवाएं। वजह पता करें कि क्या है, जिगर का मसला हो गया है या गुर्दों की क्रेटिनिन बढ़ रही है, डोजेज़ ऊपर नीचे हैं, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर हफ्सा फ़ारूक साहबा ने हमें बड़ा डिटेल्ड जो सवालात के जवाब दिए हैं। तो मेरा ख्याल में एक तो जो हमें पता चला कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई इशू है, ख़ास तौर पे आज के दौर में, अपने फ़ौरन किसी भी मालिज से आप मिल सकते हैं। और अगर कोई चाहता है, किसी के पास आने जाने के मसला है, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारे नंबर आ गए हैं, तो आप इस पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हम आपकी अपॉइंटमेंट को डॉक्टर साहब से कंफर्म करके आपको ऑनलाइन ये सारी चीज़ों, कोई सवाल अगर आपके ज़हन में है तो वो भी करवा सकते हैं और आपकी कंसल्टेशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।